कॉपी आप लोग? तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, कौन बोले थे? बर्जेलियस। एवोगाड्रो साहब क्या बोल दिए अचानक से सही हो गया? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट एच, है ना? और ये सही भी हो गया, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल चाहे जो भी हो, सब में 6.022 इंटू 10⁻23 ही मॉलिक्यूल होता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ में एटॉमिसिटी देखे थे। एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितना नंबर ऑफ एटम लगेगा उसको एटॉमिसिटी कहेंगे। ठीक है, एक ही एटम की एटॉमिसिटी अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकती है ना? उसके बाद मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक सेम एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक डिफरेंट एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल। सेम एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक तीन टाइप का, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक। यदि एक ही एटॉमिसिटी है तो मोनोएटॉमिक, दो है तो डायटॉमिक, और दो से ज्यादा है तो पॉलीएटॉमिक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसका फाइनल रिजल्ट होगा, जो आपको याद रखना है क्या? मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 गुना वेपर डेंसिटी, या वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर बाई 2। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर भी देखे थे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के रिलेशन में आप चाह रहे हैं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम, इसमें देखे थे यदि वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो उसका मास किसके बराबर हो जाता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाता है। क्लियर है, बात खत्म। बस इतना ही बात पढ़े थे। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं हम लोग एक्चुअली में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास चार तरह का होता है। एटॉमिक एक तरह का नहीं होता है। एटॉमिक मास एक ही अक्षर है और वो चार तरह का होता है। एक तो को कहते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, दूसरे को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तीसरे को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और चौथे को कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। चार तरह का एटॉमिक मास होता है। होता तो वो एक ही है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है तो 12 है, लेकिन ये 12 चार तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब 4 ग्राम भी लिखते हैं, 12 ग्राम भी लिखते हैं, 12 एमयू भी लिखते हैं, 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम भी लिखते हैं। और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। ये 0.5 होता है। एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर को जोड़ के कहते हैं। तो यही सब बात आज देखेंगे। एटॉमिक मास, है ना? टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास, ला टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का भी टाइप होता है, और कितना टाइप होता है बच्चा? 4। पहला एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास, तीसरा ग्राम एटॉमिक मास, और चौथा एटॉमिक मास होता है
एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। आम, राम, गाम, फिर से आमे, है ना, उसको छोड़ देते हैं। थोड़ा अलग भी है एवरेज एटॉमिक मास बाकी तीनों से। आइसोटोप समझता है तुम लोग? आइसोटोप की वजह से होता है एवरेज एटॉमिक मास। हाँ, उसी को मिला करके एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है ये देखेंगे। बड़े एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है ये देखेंगे। एब्सोल्यूट नहीं लिखा था, एटॉमिक मास, इसी को एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी कहते हैं। बाकी सब जो है वो अलग अलग कहने का तरीका है। एग्जैक्ट मास यही होता है जो अभी बता रहे हैं, है ना। एग्जैक्ट एटॉमिक मास जो अभी बता रहे हैं वही होता है। बाकी सब जो है वो तरीका है कुछ ना कुछ बातों का। जैसे हम लोग का मास कोई पूछेगा तो खड़ा हो जाएंगे तराजू पे, वही मास ना एग्जैक्ट है। अब कोई कहेगा उससे आधे है, उसके तुलना में ये 1/12 बारहवा भाग है, उसके तुलना में 16वां भाग है, वो सब तो ऐसे ही होगा। तो मास है तो मास तो एग्जैक्ट ही होगा, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। कंसीडर करो एक एटम कार्बन, मास आता कहां से है एटम को? देखो बातों पे विचार करो और समझना है, कॉन्सेप्ट बनाने, इसलिए टॉपिक। एक एटम को मास आता कहां से है? न्यूट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन और, कहेंगे सर एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल मास होगा वही एटम का मास होगा। जैसे हमारा मास, तो कहां से आया ये मास? हड्डी बनाए इतना दिन में मजबूत, मांस बनाए उस पर, लीवर भी रखते हैं, 250 ग्राम का किडनी भी नहीं है, 1.5 किलो का ब्रेन भी, सब कुछ जोड़ते हैं तो 60-62 किलो के होंगे, 64 किलो के। यही बात ना। उसी तरह से एटम का मास कहां से आया? तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ के एटम का मास आया। बोले सर इलेक्ट्रॉन का है छोड़ दिए, बोलो का है छोड़ दिए? इसका मास ही बहुत कम है, मतलब नेग्लेक्ट करके। अब जैसे बाल 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम हो जाएगा बाल, 10-20 ग्राम होगा, तो ये नहीं भी रहे तो चलेगा, है ना। ऐसा थोड़े है कि 64 किलो माथा बाल रख के अब 62 किलो होंगे माथा छिला के, वो 64 किलो आएगा, 10-20 ग्राम कम बेसी होता होगा। तो वही बाल की तरह इलेक्ट्रॉन की मास को भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन
present in the nucleus of an atom is known as absolute atomic mass. Sum of mass of proton and mass of neutron present in the nucleus of an atom is known as absolute atomic mass. Sum of mass of proton and mass of neutron present in the nucleus of an atom is known as, मतलब ये हुआ बचा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बराबर मैथ में ऐसा वाला समेशन लिखते हैं, समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही मैथमेटिकली हुआ. इलेक्ट्रॉन कंसीडर नेग्लिजिबल मास, मास होता है उसका लेकिन नेग्लिजिबल होता है. अब बोले सर मास एगो प्रोटॉन का कितना होगा, मास ऑफ वन प्रोटॉन कोई जानता है तो बता दो, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अभी एमयू के नाम न लेगा, एग्जैक्ट बातें हो रही है. मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होगा, बोला सर ये भी करीब करीब उतना ही होता है, 10⁻24 ग्राम. इलेक्ट्रॉन का मास भी हम यहां पे लिख देते हैं वैसे, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम. इसी को हम लोग नेग्लिजिबल कहते हैं, है ना. 68 होता है यहां पे एग्जैक्टली, लेकिन बराबर ही ले लेते हैं. ठीक ही है, जोड़ने में आसान रहता है. है ना. ऐसे कितना होता है ये बच्चा पूछा है, 68, लेकिन जब जोड़ेंगे तो 67 ले लेंगे. हाँ, जोड़ने के समय में वो उतना थोड़ा सा अंतर है, 0.01 का अंतर है, यानी 100 रुपया में 1 रुपया का डिफरेंस है. हाँ, तो कह देते हैं ठीक ही है. अब किसी से 100 रुपया लेना, वो कह रहा है 1 रुपया नहीं, तो कितना कहा जाएगा, बोला ठीक है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. 1 रुपया तो कहीं पे भी खड़ा हो जाएंगे तो कोई ना कोई दे देगा. नहीं, कितना बड़ा बेइज्जती हो गया देखिए. तो पावर 1 रुपए में भी है, लेकिन यहाँ पे अब वही हेयर जैसा है. बड़े ल्यूट वाले मास में ना, मास का यूनिट ग्राम या केजी होता है.
केजी में लिखना होगा तो कितना होगा ये? है ना, 27। और ये क्या? बड़े, अब यही कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग कार्बन का मास निकालने वाले हैं कि कार्बन का एक्चुअली में एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या है, 12 है या कुछ और है? एग्जैक्ट एटॉमिक मास बड़े, एग्जैक्ट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो इससे पहले थोड़ा कार्बन को जानते हैं बाबू। कार्बन का एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, बाहर में 2 ऑर्बिट होता है, यही ना जानते हैं जी, जिसमें एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है और एक ठो में 4। इलेक्ट्रॉन को हम लोग मासलेस ही कह दिए हैं तो कोई मतलब नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास जुड़ेगा, जुड़ेगा जी। अरे नहीं, कितना बढ़िया तो एग्जाम्पल दिए, माथा छिला कर कर करके तुम 64 किलो का है तो 61 किलो का हो जाएगा क्या? आधा किलो, आधा किलो बाल है दे में। तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो क्या लिखेंगे यहां पे बताओ? मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ, बोलो ना जी, 6 न्यूट्रॉन। यही लिखेंगे कि ना लिखेंगे? एग्जैक्टली यही है। ये एकदम वहां से ऑपरेशन किए हैं, जैसे हम बताएं सब बात पहले कर दी। जैसे मेरा मास 60 किलो है तो उसमें 10 किलो हड्डी होगा, 20 किलो मांस होगा, एक आध किलो लीवर भी होगा, ऐसे करके जोड़ा जाएगा ना सबका मास, तो हो गया सर का मास। तो मास अब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन का मास 6 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻, प्लस 6 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कॉमन ले लो, 6 प्लस 6 यानी 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये है कार्बन का एग्जैक्ट मास। 12 नहीं है, 12 नहीं है, 12 के आसपास भी नहीं है। एग्जैक्ट मास उसका 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। हम लोग 12 क्यों लेते हैं? इसीलिए तो 4 टाइप का मास है ना। वो 12 जो लेते हैं वो क्या है आखिर, ये समझेंगे आज। 12 गुना, जब कार्बन का एक एटम का मास पूछा जाएगा, कार्बन के एक एटम का मास कितना है? कार्बन के एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है ना। 12 ग्राम जो कहते हैं ना एग्जैक्टली वो 1 मोल कार्बन का है।
एक एटम का नहीं है ना, वो एक मोल कार्बन का है, इसीलिए उसको मोलर मास कहा जाता है, ग्राम मोलर मास कहा जाता है। ठीक है, एक एटम का मास ये है 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻²4। हाँ, तो वो बीच में है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्या? बोलो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, सोचो। ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कहाँ से आया, दिखाई दे रहा है? वहां पे भी 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होगा। एक और वो भी लिख देंगे। हो गया? बढ़िया है। एटॉमिक मास ऑफ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, बोलिए क्या लिखेंगे इसमें? मास ऑफ 8 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ, चूंकि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है, तो 8 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस 8 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो होता 1.68 ही है, लेकिन कॉमन निकालने में कितना आसानी हो जाता है, बराबर ले लेते हैं तब। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24, 8 प्लस 8 कॉमन लगा देंगे। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? तो कितना आ रहा है बताओ? 16 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ठीक है। बड़े जल्दी से लिखो, दिक्कत क्या है इसमें? लिखना तो चाहिए तेजी से। फोटो बना दें? नहीं ना, झूठे काम है। बड़े टोपी वाले भाई साहब बड़े हैं, बताइए। बताइए बताइए। अब देखिए, दूसरा टर्म पढ़ते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास।
कल बता रहे थे कि जब कभी एक रिलेटिव टर्म लिख दिया जाए किसी के आगे तो वो अपने डिफाइन नहीं होता है, वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा, ठीक है। होगा कोई सुमो पहलवान इसके लिए। अब ये क्या है इसको देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास 1/12 ऑफ mass of one atom of carbon known as relative atomic mass। ऐसा नहीं है, called as atomic mass unit। atomic mass unit कहते हैं इसको। सुनिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करने से पहले एक डिफिनेशन है किस चीज का, एटॉमिक मास यूनिट का। केमिस्ट्री में यूनिट मास जब कहा जाएगा तो क्या समझेंगे, तो 1 mu बराबर 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। सुनते रहेगा अभी, 1 mu बराबर यानी एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। इसीलिए कहे कि रिलेटिव टर्म है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। जैसे पिछले दिन बता रहे थे कि ये वाले जो भाई साहब हैं, इनकी मम्मी को पूछा गया कि आपका जो बेटवा है, ये बेटवा का वजन कितना है, तो इनकी मम्मी बताई कि कहाँ ज्यादा भारी है, ये तो सूमो पहलवान जो हथिन न वो गांव में, उसका चौथाई है ना। तो ये सूमो पहलवान का चौथाई है भाई, तो 1 mu बराबर उसी तरीके से 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन यूनिवर्सल एलिमेंट था, रेफरेंस में मान लिया गया। हालांकि पहले हाइड्रोजन को माना गया था, फिर ऑक्सीजन को माना गया था, उसके बाद कार्बन को माना गया था। तो बात में कोई अंतर नहीं आता है। ऑक्सीजन को मानेगा तो कह देगा 1/16 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। बात खत्म। अब देखो 1 mu बराबर लिख रहे हैं, पहले समझेगा तब लिखेगा इस बार। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, अभी लिखे थे वन एटम ऑफ कार्बन का मास 12 गुना इंटू 10⁻⁻, 12 से 12 यानी 1 बराबर, ठीक है, ठीक है। 1 mu को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। कैसे आया यहां पर ये दिख गया आपको। एटॉमिक मास का डेफिनेशन अभी तक नहीं। अब लिखे पहले, अरे बचवा तो कितना अच्छा लग रहा है देखो। सोमू पहलवान का चौथाई है। सुमो पहलवान का 1 किलो का था,
400 किलो का था वो, तो 4 से भागा दिए तो 100 किलो का भेजा। धरती पे बोझ था। एक साथ 400 किलो। हमारे जैसा 7-8 आदमी, 7 आदमी तो नहीं थे, 6-7 आदमी। ठीक है, बड़े। रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं? ये तो एमयू हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं? अरे बच्चा यदि नहीं लिख पाता है तो बोलने का, शर्माता है, लिख भी नहीं पाता है, इधर उधर कॉपी देखता है, बोलेगा भी नहीं। लिख दिया अब? हाँ, बोलना चाहिए ना। हम बढ़ा देते हैं तो तुमको लगता है कि अब क्या करेंगे, बगल अगल देखता है। वैसे तेज लिखना तो चाहिए, लेकिन अभी स्पीड बनाओ। रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर, मतलब डिफिनीशन लिख रहे हैं, वही हेडिंग है, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम। एन मतलब इवन ही होता है। एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 इसलिए लिखाता है कि कार्बन 14 भी एक एटम होता है कार्बन का। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, known as known as relative atomic mass। राम, कितना गुना, कितना गुना भारी है एक एटम? अभी सुन लेगा सब। एक एटम कितना गुना भारी है? क्या है? कितना गुना भारी है एक एटम? कितना गुना भारी है? कितना से? तो 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से। अब सुनो, 1 मिनट एक बात खत्म करें तब ना। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो क्या लिखेंगे जानते हो? ऐसे लिखेंगे, देखो 16 गुना, 16 मास नंबर है उसका, 1/12 ऑफ
mass of an atom of कार्बन 12, तो 16 गुना 1/12 ऑफ एक एटम कार्बन का मास 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24। देख लो जल्दी, तो 12 से फिर 12 कट गया क्या, तो कितना आ रहा है देखो, 16 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻, अब इसको एक एमयू कहते हैं क्या, तो कितना हो गया ये बताओ, 16 एमयू। तो ये जो 16 गुना भारी हुआ ना, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। मास नंबर ऑक्सीजन का 16 ही है, तो जब ऑक्सीजन का मास 16 एमयू कह रहे होते हैं तो क्या समझते हैं आप इससे, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 टाइम ऑफ कार्बन 12, कि ऑक्सीजन 16 गुना भारी है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो यदि कभी सवाल होता है कि व्हाट डू यू मीन बाई 16 एमयू, तो ये जेन्युइन सवाल है कि 16 एमयू से आप क्या समझते हैं, तो हम समझते हैं कि फलनमा जो है वो 16 गुना भारी है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से। ठीक है, तो 16 गुना इतना क्या, इतना ग्राम, उसी को हम 16 एमयू कहते हैं। जब 16 एमयू कहते हैं तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, खाली एटॉमिक मास नहीं होता है। ठीक है, लिखिए, एक एटम का ही मास है,
कहीं पे ऐसा लिखा है बच्चा कि व्हाट डू यू मीन बाई मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU। बस इससे आप क्या समझते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU है, इससे आप क्या समझते हैं? हाँ हाँ हाँ, कि नाइट्रोजन इज 14 टाइम heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon 12। आंसर, nitrogen is 14 times heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon 12। है ना कि नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon 12। क्या दिक्कत है तुमको? What do you गधा, मीन छूट गया है ये ना बोलेगा। मीन बाई मास ऑफ नाइट्रोजन, हाँ पूरा हिंदुस्तान गलती देखने में लगा है पूरा हिंदुस्तान एक ही चीज में लगा है, सामने वाले का गलती है ना। वो मीन बाई मैं ये भी कह सकता था सर मीन छूट गया है, कहने से गलती है क्वेश्चन में गलती है। हाँ ठीक है, अब बताओ यूरेनियम के माथा पे 235 लिखा हुआ रहता है 92, ठीक है। 235 जो लिखा हुआ है यूरेनियम के माथे पे, ये इसका एक्चुअली में मास नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यदि इसके मास के बारे में कह दिया जाए 235 AMU है, तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि यूरेनियम इज, रेडियो एक्टिव ना सोच, यूरेनियम इज कितना टाइम है। हाँ, ये नहीं कि सर ये 10 12 14 गुना भारी तो समझ में आता है, 235 गुना भारी होगा कोई, क्या तो होगा, जितना भी मास नंबर लिखल होगा उतना गुना वो भारी है। यूरेनियम इज टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ, एन एटम लिखना नहीं भूलिएगा, एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि एक एटम का मास की एक मोल एटम का मास, तो एक एटम के मास से काफी डिफरेंस है एक एटम और एक मोल एटम में। लिखिए लिखिए, लिखते लिखने में कोई कमी नहीं करिए, एग्जाम्पल जितना ज्यादा कॉपी में दिखेगा उतना अच्छा है। ये सब एग्जाम्पल ही लिखे हैं। अब इसके माथा पे 235 सैंबल तो ऐसे लिखा रहता है, अब हर सैंबल को आप इसी नजरिए से देखिएगा कि मास नंबर 235 है और ये 235 टाइम हैवियर है किससे, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम कार्बन 12 से। मास तो कौन सा एटॉमिक मास, ये सवाल होता है। एग्जैक्ट एटॉमिक मास की रिलेटिव एटॉमिक मास, तो 235 AMU जब लिख रहे हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसी को U भी लिखा रहता है 235U, है ना, यूनिट हो गया ये,
यू का मतलब यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। हो गया, लिख दिया सब, लिख दिया सब। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं? हाँ, मास ऑफ 1 मोल एटम, mass of 1 mole atom of substance known as gram atomic mass। mass of 1 mole atom of substance, 1 मोल एटम सबस्टांस का जो मास होगा वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो मास ऑफ, एक मिनट सब देखिएगा, पहले लिखेगा नहीं कोई। 1 मोल कार्बन एटम निकालना है हमको, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम निकालना है। तो बताओ एक एटम का मास कितना, एक एटम का मास कितना? तो अब कोई बोल ही नहीं रहा है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना, बोलो ना जी। 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देन मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 23 एटम। 1 मोल एटम, 1 मोल एटम बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो मास ऑफ इतना एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 एक एटम गुना 6.022 इंटू 10⁻23। देखेगा सब, यही होगा ना 1 मोल एटम का मास। बराबर 12 गुना 1.67 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 23। जरा गुना करके देख लो, जरा गुना करके देख लो, कैलकुलेटर गुना करते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 कितना आया? 120.68 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 23 -1 यानी भागा 10। तो कितना आया? इतना क्या ग्रामीण है? तो बोलो 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना? तो ये 12 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? 12 MU था और 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था। तीनों एक जगह पे ला दिए हैं अभी कि नहीं ला दिए? तो एक एटम का एग्जैक्ट मास तो ये है, लेकिन 1 मोल एटम का मास भी तो 12 ही आता है। तो यही 12 12 12 में कंफ्यूजन है, सब 12 ही होता है। एग्जैक्ट एटॉमिक मास में भी 12 गुना होने लगता है।
रिलेटिव एटॉमिक मास में भी 12 एमयू होता है, और 1 मोल एटम कार्बन का मास भी 12 ग्राम ही होता है। नंबर तो वही है, तो बाद में क्या लिख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ना। 12 क्या आया ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और हम लोग जो समझाते हैं बच्चा को, बोले इतना कितना दिमाग रख लगाएगा, 1 मिनट रुको। कार्बन का सैंबल देखो 12/6 लिखा हुआ है ना। इसका जो मास नंबर है आप लोग को शुरुआत में बताए थे, वेरी फर्स्ट डे या सेकेंड डे, मास कितना है इसका 12, ठीक है, मास नंबर 12 है। इसी 12 को 12 एमयू लिख देंगे तो ये मास ऑफ कितना हो जाएगा, 1 एटम ऑफ कार्बन हो जाएगा, ठीक है। इसी को 12 ही नंबर को पकड़े रहो, ग्राम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन हो जाएगा। तो क्या समस्या है जी, अरे समस्या है। तो और 1 एमयू का मतलब हम समझा के रखे हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो अब एग्जैक्ट मास पूछ रहा है, तो 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम भी लिख सकते हैं। क्या ये मास भी किसका मास है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, है ना। इसी वजह से अब देखो दो बातें हो गया, इतना ग्राम भी मास ऑफ 1 एटम, इतना एमयू भी। इसीलिए यहां पर एक अलग शब्द का इस्तेमाल करवा दिया है, इसको हम क्या कह दिए हैं, एब्सोल्यूट मास कह दिए, है ना। उसको हम क्या कह दिए, रिलेटिव मास कह दिए, और इसको क्या कह दिए, ग्राम कह दिए, सब तो बराबर ही है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास क्यों देना पड़ गया, इसका वजह बताए, है ना। टाइप्स हो गया ना, 12 ही है, 12 ही है, 12 ही है। अब आपको क्वेश्चन बनाने के समय देखना पड़ता है वो एक एटम का मास पूछ रहा है कि 1 मोल एटम का मास पूछ रहा है। 1 एटम का मास भी इतना ग्राम होता है, 1 मोल एटम का मास भी इतना होता है। लेकिन आपको याद क्या रहता है, ब्रेन जो है ना तेज है, तेज के साथ थोड़ा चोर भी होता है, मेमोरी के लिए, याद करने के लिए थोड़ा चोर होता है। वो 12 तो याद कर लिया, अब बाद वाला छोड़ दिया, है ना। तो वैसे समय में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सेपरेट कोने में बिठाना है कि जब पूछा जाए 1 एटम का मास तो अलग बात करनी है, 1 मोल एटम की मास पूछा जाए तो अलग बात करनी है। लिखिएगा उसको, एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखिएगा, वही वाला पेज है। अरे रुको तो ये होने दो, ये ये होने दो, किसको बॉक्स में डाल दें, नीचे वाले को। अरे गधा, इतना इंपॉर्टेंट ये लग नहीं रहा था वो, इस वजह से। चलिए सिंपल, 4 एटम कार्बन का मास कितना होगा बताओ, 4 एटम कार्बन का मास 0.06 भूल ही जाना है, उसको खत्म करिए, 12 ग्राम बस। 4 एटम का, फिर दिक्कत कर रहा है, हाँ एम, इतने ही में बच्चा परेशान रहता है शुरुआत में। हालांकि नोमा में तो इतना ही पढ़ना था,
लेकिन एएमयू ग्राम होने के बाद केमिस्ट्री हो गया। फिर सर भी बोले कि चलो याद कर लेना यार, काल टेंशन है, केमिस्ट्री है ना है, मेन सब्जेक्ट होता है मैथ फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री रट लेना। अब बायोलॉजी को तो हिस्ट्री समझ में करता पहले से, लेकिन ऐसा है नहीं कोई भी। बढ़ जाए, हाँ लिखिए, एकदम एकदम अच्छे से लिखिए, ये सब कॉन्सेप्ट को बिठाना है दिमाग में। हाँ तभी आग लगेगा कॉन्सेप्ट में। अभी इतना पढ़ना चाहिए, पढ़ते पढ़ते सब बाल रात के 2-3 बजे खड़ा हो जाए एकदम पढ़ते पढ़ते मतलब इतना आग लगना टाइप का हो जाए। बड़े ये हम निकाल के दिखाए हैं, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम का मास निकाले हैं इतने दूर में, एक ही है ना। तुम किससे रूस के बैठा है, जमाने से रूसने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जमाने को ये वैसे चलते रहेगा। यहाँ किसी से किसी को कोई फर्क ना पड़ता है। ये सब बातें अब सीखना पड़ेगा, तो अच्छा रहना पड़ेगा। खुश खुश हम खुश, अपने खुश, कोई कारण नहीं है फिर भी खुश। कारण कि अब देखिए 10 तक के पापा मम्मी भी पूछते थे कि खाया कि नहीं खाया, अब तो वो भी कोई पूछने वाला ना है, कोई पूछने वाला, कोई पूछता है, गूगल लेता है, बीमार पड़ जाएगा तो देखल जाएगा। फोन कर, वही होगा। हो गया, एग्जाम्पल करके लिख देना है इसको, कि मास नंबर से ही हम लोग इतना बात समझ लेंगे। किसी एटम का मास नंबर यदि 12 है कार्बन का, इसका मतलब 12 mu इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, जो एक एटम के मास के बराबर होगा। 12 ग्राम होगा, जो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, और वो 1 मोल एटम के मास के बराबर होगा। और 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम उसका एग्जैक्ट मास होगा, जो रियल है ना, एक एटम का। तो 1 मोल एटम का 12 ग्राम होगा, ठीक है।
और इसी को शॉर्टकट करके एमयू लिख दिया गया है, कह सकते हो ऐसा भी, तो इसी को 12 एमयू कहते हैं। और हम पूछ रहे थे 4 एटम कार्बन का मास, मास ऑफ 4 एटम ऑफ कार्बन बराबर कितना, तो 4 × 12 ही करेंगे ना जी, 12 चौक 48 क्या एमयू, तो 12 एमयू लिखा रहना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यदि ग्राम में लिखते हैं तो 48 × 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखना पड़ेगा, है ना। तुम लोग सबको याद होगा कि एक ना एक बार 10वां तक पढ़ने में सर डांटे होंगे कि यूनिटवा कहाँ लिखा है, नंबर काट लिए होंगे, यहीं पे तो काम आता है वो उतना जो डिसिप्लिन में रखा गया है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा ना। 48 ग्राम कोई कह दे तो बताइए वो कितना बड़ा अंतर हो जाएगा, एकदम काट दिया जाएगा उस क्वेश्चन के आंसर। बड़े बड़े क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम इन ए 52 एमयू ऑफ हीलियम, बी 52 ग्राम ऑफ हीलियम, दोनों का आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा ठीक देखो। हीलियम का मास 4, He2 4, मास नंबर 4। आंसर बताइए। आंसर ए, अरे 13 क्या, अरे गधा हुआ, 52 एमयू को 13 एमयू कैसे कह रहा है। पूछता है नंबर ऑफ एटम, तुम बताएगा एमयू, नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं। 52 एमयू हीलियम में कै गो नंबर ऑफ एटम होगा, 13, कैसे निकाला, मास ऑफ एक एटम, यही ना पढ़ना था कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम बराबर 4 एमयू, तो 4 एमयू हीलियम में एक एटम, भाई तो 52 एमयू 52 एमयू हीलियम में
लिख दिया। और बी में 52 ग्राम हीलियम कह रहा है, तो मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम बराबर कै ग्राम? 4 ग्राम। तो लिखेंगे ना, चूंकि 4 ग्राम हीलियम में 1 मोल एटम, तो 52 ग्राम हीलियम में 1/4 गुना 52 कितना एटम? 13 मोल एटम। 13 खाली नहीं, 13 एटम नहीं, 13 मोल एटम। तो 13 मोल एटम का मतलब 13 गुना 6.022 इंटू 23 एटम। आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ एटम और ये नंबर ऑफ एटम में कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ हाँ, 13 Na, एमयू का के लिए लिखेगा। हाँ, 13 Na एटम लिख सकते हैं, 13 Na, है ना, ये लिख सकते हैं। ऐसा तो ऑप्शन भी आ रहा है अभी, अभी के हाल फिलहाल में यही Na 22 के जगह पे Na लिख देता है। वाइब्रेशन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है ये भी आज ही देख लेंगे। बड़े एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास को एक्चुअली में ये तीनों से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा। एवरेज एटॉमिक मास को ये तीनों से बोलो कोई मतलब है? तो सबसे पहला बात हम सिखाए कि इस तीनों से इसको कोई मतलब नहीं है, ये डिफरेंट है। तो ये क्यों है? तो ये डिफरेंस ऑफ आइसोटोप है। जहां तक आप लोग पढ़े हैं थोड़ा बहुत पता होगा, डाल्टन साहब पहले कह दिए थे कि एक एलिमेंट सेम ही टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, लेकिन बाद में जब डिस्कवरियां हुई तो पता चला कि एक ही एलिमेंट अलग अलग टाइप के एटम से भी बन सकते हैं। अब जैसे क्लोरीन का 100 एटम ढूंढे साइंटिस्ट लोग, तो क्लोरीन 35 मास वाला भी पाया गया और क्लोरीन 37 मास का भी पाया गया। इसको आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। तो जब डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी गलत हुआ ना इस बात पे, तो आइसोटोप आइसोबार आया, मास को चेंज करके ना एवरेज एटॉमिक मास किया गया। अब बोलो क्यों किया गया वो समझो। 100 एटम खोजे तो 75 एटम क्लोरीन का ऐसा मिला जिसका मास 35 था, और 25 एटम ऐसा भी मिला जिसका एटॉमिक मास 37 था। तो अब बोले इसका मास 35 कहें कि 37 कहें? कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? अब जैसे हमसे कोई पूछे कि सर आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका उम्र कितना है, एग्जैक्ट 18 साल भी नहीं कर सकते, हम एग्जैक्ट 17 साल भी नहीं कर सकते। हम बोलेंगे भाई कुछ बच्चा होगा जो 17 साल का भी है और कुछ बच्चा जो है 18 साल का भी है। तो एवरेज उम्र बताइए, वो बात होगा कि नहीं होगा? तो कह सकते हैं शायद 17 साल होगा सबके। बोलो, निकालने के लिए मीन मीडिया मोड मैथ में लगा था ना,
लगा था ना मीन मीडिया, वो समेशन ऑफ इनटू फ्रीक्वेंसी, लगा था कि नहीं लगा था? यहाँ भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, यहाँ भी साइंटिस्ट लोग बोले क्या कि ये 35 मास वाला 75 एटम यदि 100 में है, तो आप ऐसा करो कि 75 गुना 35 कर दो प्लस 25 गुना 37 कर दो और बटा 100 कर दो, एवरेज निकल गया। इसी मास को एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। ऊपर वाला गुना करोगे तो 3550 आएगा जोड़ के बटा 100। अब ये आ जाएगा 35.5। यही क्लोरीन का एटॉमिक मास तुमको दिखाई दे रहा है 35.5 है। देखे हो कभी यूज तो किया होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, जबकि शुरुआत से हम लोग पढ़े कि मास किसी एटम का उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर तो फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, तो ये फ्रैक्शन में क्यों आता है समझ आया? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप किसको कहते हैं? वेरी सिंपल है, जिसके एटम के एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे लेकिन एटॉमिक मास डिफर करेगा, ऐसे पेयर को हम आइसोटोप कहेंगे। क्लियर? तो एवरेज एटॉमिक मास क्यों बना? तो इट अकर्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ क्या बोलो? आइसोटोप। ये ऐसे नहीं बना था पहले, ये बाद में बनाया गया जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई। वो लिखेंगे बाद में, वही तो सवाल बनाना रहता है इसमें, है ना। इट अकर्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का डिफिनीशन लिख दें, आइसोटोप का डिफिनीशन भी लिख देते हैं, तब लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास का। आइसोटोप, different atom of same element having same atomic number but different mass number। Different atom of same element having same atomic number but different mass number known as, बोलो ना जी, आइसोटोप का डिफिनेशन लिख रहे हैं बचवा, रोज बोलते हैं। 4 ऑर्गन बॉडी का कोऑर्डिनेशन में रखिए, जिसमें आंख, कान और ब्रेन, ये 3 ठो, इसको कोऑर्डिनेट करिएगा हैंड के साथ, है ना। तो अभी जो बार बार देख देख के लिखना होता है, वो एक लाइन एक बार में भी आप लिख सकते हो, खाली कोऑर्डिनेशन इसका अच्छा बन जाए। डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, कुछ एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1। इसीलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में 1.008 लिखा हुआ होगा। सभ्य का एटॉमिक मास दशमलव में ही लिखा हुआ है, क्योंकि सभ्य एलिमेंट का आइसोटोप होता है, थोड़े कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है। अब हाइड्रोजन यहां पे है तो H2 भी है, और हीलियम 4 2, पहले रुको, इसको, इसका नाम तुम लोग जानते हैं H11 का? प्रोटियम। और इसको ड्यूटेरियम, और इसको
ट्राइटियम कहते हैं। इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है ना। हीलियम 4849 सभी एलिमेंट का होता है, कुछ याद रखना रहता है। हीलियम का एटॉमिक मास तो एक ही दो ही होगा नंबर, लेकिन यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक मास 4 ही होता है, इनर्ट गैस है। छोड़िए ये बेरिलियम बोलना चाह रहे थे, 48, बेरिलियम 49, बोरोन 510, बोरोन 511, कार्बन 612, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 17 8, ऑक्सीजन 18 8 पे है ना। फ्लोरीन 9 18, फ्लोरीन 9 19, ठीक है। उसी तरीके से क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37, है ना। तो सबका आप पीरियोडिक टेबल देखोगे मास दशमलव में लिखा हुआ है। ये मास एग्जैक्टली है कौन सा मास, एवरेज एटॉमिक मास लिखा हुआ है। अब उसी को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे उम्र सबका निकल के आई 16.8, जो भी मेथड है मैथ का निकालने के बाद, तो 16.8 आएगा तो हमें 17 कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यदि एवरेज उम्र 16.1 आया तो हम कहेंगे ना, हमने तो सब 16 साल का बचपे, समझ रहे हैं। तो वही करते हैं हम लोग, दशमलव में लिखा रहता है तो हम लोग ऊपर और नीचे वाला राउंड ऑफ कर लेते हैं। लेकिन जब दशमलव 5 हो जाए एग्जैक्टली तो फिर कोई चारा नहीं रहता है, तो 0.5 ही लिखते हैं। जैसे क्लोरीन का 35.5 लिखते हैं। होता सबका है, आइसोटोप होता सबका है। इसके अलावा आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, ये सब भी होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख लेंगे, है ना। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आइसोडाइफर्स भी होता है। अब एवरेज एटॉमिक मास का डिफिनीशन होगा। अच्छा, एक एटम का नाम बताओ जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। न्यूट्रॉन की संख्या 0, इसी में ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें, 0। तो हाइड्रोजन भी ऑप्शन में है, अब प्रोटियम भी ऑप्शन में है, तो क्या टिक लगाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का ही भैवा है ये, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, और हाइड्रोजन का ही ये तीसरा का भाई है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। तो ऐसे यदि हाइड्रोजन टिक लगा दीजिएगा तब फिर यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए प्रोटियम इज द बेस्ट सूटेड ऑप्शन व्हेन द क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। किस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, तो आपको क्या कहना है। हाँ, 10वां तक हाइड्रोजन कह के काम चल जाता था, अब प्रोटियम कहिएगा। क्या हो गया क्या। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख ही देंगे हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0,
ऑप्शन ए हाइड्रोजन है इसीलिए तो क्वेश्चन बना रहे हैं। बी प्रोटियम, सी ड्यूटेरियम, डी ट्राइटियम। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं, इसको ऑप्शन के वजह से दिक्कत है। नहीं तो ये कितना सिंपल सवाल है, लेकिन क्वेश्चन के वजह से दिक्कत है। हाइड्रोजन में जैसे कोई टिक लगाया तुरंत जल्दी में, उसका एक नंबर और गया, ये तो गया ही एक नंबर, और उसका जो आता था वो भी लेके गया पनिशमेंट में। 5 नंबर आएगा तो 4 नंबर, जाएगा तो 5 नंबर। ठीक है, तो एवरी एटॉमिक मास का डिफिनीशन क्या देंगे भाई? देना तो पड़ेगा ना, कोई लिखेगा ना डिफिनीशन में। तो मीन निकाले थे तुम लोग, देखा था, निकाले थे हम लोग, मीन ही ना पहलू निकाले थे। द मीन ऑफ मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप of element, mean of mass of different isotope of elements, different isotope of an atom of element, of an atom of element। हाँ, समझ गया बात? अच्छा है। नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास का यदि हम फॉर्मुलेट करें इसको, तो ऐसे देखो फॉर्मुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास बराबर, एवरेज एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ वन आइसोटोप गुना उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस प्लस मास ऑफ अदर आइसोटोप गुना उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस बाई परसेंटेज कितना जोड़ के आता है? 100। ये एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला हो जाएगा। एक और फार्मूला हो सकता है, एवरेज एटॉमिक मास कभी कभी एग्जिस्टेंस, समझ रहा है कि 100 में कितना एग्जिस्ट करता है वो मास वाला, रेशियो में सवाल दिया रहता है, तो रेशियो ऑफ वन आइसोटोप गुना मास ऑफ वन आइसोटोप प्लस रेशियो ऑफ अदर आइसोटोप गुना मास ऑफ अदर आइसोटोप बाई टोटल रेशियो, रेशियो जोड़ देना है, बाई टोटल रेशियो।
कुछ फिक्स सवाल बनाते, दो सवाल बनाते कि बड़े बढ़े। चलिए लिखिए। दूसरा सवाल ये है बाबू, मतलब पहला ही देखें तो ना, दूसरा क्लोरीन exist in two isotopic form in the ratio of, परसेंटेज वाला तो बताइए दिए थे, इन द रेशियो ऑफ 3:1, two isotopic form in the ratio of 3:1. The isotopes are chlorine 35 and chlorine 37 respectively. Then calculate average atomic mass. कैलकुलेट कीजिए। ऐसे ही कैसे बना दिया, गुना किया होगा ना। ठीक है, गुना किए। सवाल तो सब समझ गया होगा। क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म। अभी हिंदी नियम तो इंग्लिश लिखे, इसमें कोनो ग्रामर वगैरह थोड़े ना रहता है। क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है भाई, 3:1 के रेशियो में। आइसोटोप कौन कौन सा है? 35 और 37 रेस्पेक्टिवली, का मतलब है 3 होगा क्लोरीन 35, 1 होगा 37। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो आंसर एवरेज एटॉमिक मास बराबर, पढ़े अभी फॉर्मूला, 35 मास ऑफ वन एटम, 35 ही मास है ना इसका, और इसका रेशियो कितना है? 3, प्लस 37 मास इंटू 1 बाई टोटल रेशियो 3:1:4। अब जिस तरह का उदय वही काम करना है। तो 5 या 15, 5 बच गया, 1 3 या 9 1 10, 105 37/4 यानी 142/4 बराबर 35.5। 36 कैसे? कहीं से नहीं, राउंड फिगर नहीं आएगा इसमें, 10.5। अरे उससे नहीं होता है। 1 मोल का रहेगा तो ग्राम लिख देंगे। अब ग्राम एमयू लिखने में कोई दिक्कत है? ऐसे तो हम पहले दूसरे क्लास में दिक्कत नहीं, लेकिन ये डिटेल था उसका कि कैसे ग्राम एमयू सब बटा हुआ आपस में। यही एमयू ग्राम में नहीं अंतर बुझाता है ना। तो कुछ कुछ लोग कभी कभी देखते रहता होगा, कहता होगा पहले तो बेसिक ठीक कर, फंडामेंटल ठीक कर। तो फंडामेंटल ही बात है ये सब। ठीक है, बढ़े। एक क्वेश्चन और देंगे।
तो और लगेगा ही। मास ऑफ क्लोरीन एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास, देखिए सवाल बना रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, chlorine exists in two isotopic form, two isotopic form. क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. कैलकुलेट their percentage existence. Calculate their percentage existence in the nature. कहाँ कैलकुलेट करना है? नेचर में इसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस कितना है। बताइए। कोई बता पाएंगे क्या? आंसर एक डीपीपी आप लोग को दे के रखे, वो बन रहा है ना, कुछ क्वेश्चन बना रहा है ना, 30-40 को होगा, 20 को 25 को, ये देखबे नहीं किया? हाँ, वो बनाते रहिएगा, क्योंकि ये सब थ्योरी बात था, तो वो भी तो बताना ही पड़ेगा। देखिए कैसे बनेगा ये सवाल, लिखिएगा कि लेट द परसेंटेज एग्जिस्टेंस of chlorine 35 Bx, then chlorine 37 B 100 माइनस होगा या नहीं होगा? क्योंकि सवाल हमको कहा है परसेंटेज एग्जिस्टेंस निकालने के लिए, यानी परसेंटेज तो परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये को यदि एक्स है तो एक तो 100 माइनस एक्स है। क्लियर? तो क्लोरीन 35 को एक्स मान लिए, क्लोरीन 37 को। अब सवाल फॉर्मूला तो अपने पास है ही है, एवरेज एटॉमिक मास बराबर, तो 35 मास वाला एक्स है और 37 मास वाला 100 माइनस एक्स है, और टोटल कितना है? तो 100 है, और एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में दे रखा है 35.5, तो 35x प्लस 3700 माइनस 37x बाई 100, ठीक है? तो 3550 नहीं बराबर 35x प्लस 3700 माइनस 37x। हाँ, तो 3550 बराबर 3700 माइनस 2x बराबर क्या करेंगे?
3550 माइनस 3700 बराबर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 150 बराबर माइनस 2x, कट जाएगा। x बराबर 150/2 बराबर 75, ठीक है, बराबर 75। यानी कि क्लोरीन 35 Bx माने थे, देन इट इज 75%। क्लोरीन 37 100 माइनस x माने थे, देन इट इज 25%। बोलिए क्या दिक्कत, बोलिए क्या दिक्कत। परसेंटेज एग्जिस्टेंस दे दिया तो एवरेज मास निकाल दिया, एवरेज मास दे दिया तो परसेंटेज भी निकाल दिया। वो क्वेश्चन दे देंगे ना, डीपीपी तो है, अब अगले दिन वो है नहीं, अरे वो है ना ऐप में जी, हाँ ऐप है, यूट्यूब है, तुम लोग रिवीजन रिवीजन करता है जी, कि हमारा मेहनत सब ऐसे ही सब का खाली थंबनेल देखता है, क्या बात है देखिए। हाँ ठीक ही है, एटॉमिक बदमाशी नहीं, बोरोन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, बोरोन 10 एंड बोरोन 11 in the percentage of 20 and 80, calculate the average atomic mass of boron। रिवीजन पर्पस के लिए ना वीडियो देखना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे पानी लगेगा। मोबाइल लिए थे लेकिन पढ़ने ही के लिए। आप याद कीजिए कि जब भी पापा को बोले होंगे मोबाइल चाहिए या पापा ला के दिए होंगे तो होंगे बेटा पढ़ना इस पर, है? लेकिन आप लोग जो है पढ़ना ही उस पर छोड़ देते हैं और दूसरा काम जितना है सब कर देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8। they exist in 2 isotopic form, बोरोन 10 एंड बोरोन 11, कैलकुलेट दियर परसेंटेज एग्जिस्टेंस। ये 2 सवाल आप लोग घर से बना लीजिएगा, ठीक है। और कल जो है आपका संडे है तो ठीक है, रिवीजन पूरे चैप्टर का और जो